Hello and welcome to Abhigyan Gurukul, the only prestigious institute of Baroda, ठीक है, which is only prestigious city of the Gujarat state, which is only prestigious state of India, ठीक है. चलो आगे करते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप करा था. एक बाकी है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. बाय स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जितने भी रिसोर्सेज है उनका स्टेटस क्या है, ठीक है. ये नहीं कि सिंगल है या मैरिड है, ये स्टेटस नहीं है. स्टेटस मतलब हम यूज कर रहे हैं उन्हें या नहीं यूज कर रहे हैं. उसके बेसिस पे 4 डिवीजन है. कितने डिवीजन है? 4. सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज. देखो भाई, पोटेंशियल रिसोर्सेज नाम से पता चल रहा है कि तुझ में पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम उसे आपके पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे. यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया में है उसका ना सर्वे हुआ है, हमें पता है कि है, ना हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, ना सर्वे किया है और ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है. उसको यूज करने के लिए है, हमारे कंट्री में है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. सिंपली यही बोला जाता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन लेकिन बट हैव नॉट बीन सर्वेड और यूटिलाइज. ना उसे सर्वे किया गया है ना उसे यूटिलाइज किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज. है, यूज नहीं किया है, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है. एग्जाम्पल, इंडिया में ना भाई क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है. विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है शायद, या फिर हमारे पास हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अभी तक इनफ सर्वे भी नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वो जोन्स बनाए, ठीक है. गुजरात में काफी अच्छा क्या बोलते हैं पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, कच्छ की साइड पे, बट हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है. तो इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस. एक और था, क्या बोलते हैं, बायोथर्मल एनर्जी एक चीज होती है जो क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में सुना आप लोगों ने? हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में सुना है? जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, वो मनाली के ऊपर मणिकरण घाट में निकलता है, सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे भी एक जगह निकलता है, वो क्या बोलते हैं, उनाई टेम्पल. उनाई टेम्पल का नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद कभी ना कभी. एक टूरिस्ट प्लेस है गुजरात में. वहाँ एक्चुअली जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि वहां पे उनाई माता ने अपने बाल धोए थे, ऐसा उनका मानना है. बट द रियल लॉजिक इज कि वहां पे ना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो गर्म हो गया. तो जो भी पानी ऊपर आता है वो गर्म आता है. उसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हॉट वाटर स्प्रिंग. अभी हॉट वाटर स्प्रिंग में बहुत अच्छी चीज क्या है कि स्टीम बहुत ज्यादा निकलता है. स्टीम बहुत ज्यादा निकलता है, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, और वो जो स्टीम निकलता है हम लोग उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं. इसको बोला जाता है बायोथर्मल एनर्जी. इंडिया में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगह पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. वो भी पोटेंशियल रिसोर्सेस में कंसिडर किए जाएंगे. कोई प्रॉब्लम है? आलिया समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पक्का? दूसरे हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज के नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ सर्वे कर लिया है और अब रेडी है यूटिलाइजेशन के लिए. टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, सर्वे भी हो चुका है, क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, अब बस यूटिलाइजेशन होने वाला है उसका, ठीक है, या फिर हो भी रहा है. उसको हम लोग बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज. अब हो चुका भाई, ये डेवलप हो चुका है, अब इसे यूज करो. परफेक्ट रिसोर्सेज कंसिडर करेंगे इसे हम लोग. ये है डेवलप्ड. दूसरा है, तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज. अब स्टॉक वाले का पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों ने देख लिया इंडिया में कहाँ कहाँ है, सर्वे कर लिया है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक कर लिए. प्रॉब्लम आ रही है अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी नहीं है उसे यूज करने के लिए. सब कुछ है, सर्वे भी कर लिया है, हमें पता भी है कहाँ पे है, बस टेक्नोलॉजी की कमी है. टेक्नोलॉजी जिस दिन आएगा वो भी डेवलप्ड रिसोर्स बन जाएगा. क्लियर है? एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. ये हमें पता चल गया, हमने सर्वे कर लिया है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से सेपरेट करके इंडिया का मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. एग्रीकल्चर में भी यूजफुल होता है काफी ये, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है. उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक रिसोर्सेज. लास्ट में आता है रिजर्व रिसोर्सेज. क्या है? रिजर्व रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो सकता है,
सर्वे हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, सर्वे भी हो चुका है, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ चेकअप हो चुका है, परफेक्ट है वो भी रिसोर्सेस, बट अभी इंडिया ने उसे यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि पुराना इंस्टीट्यूशन को हटाना पड़ेगा। सर क्या बात बता रहे हो आप? मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि हमारे पास अभी ये रिजर्व रिसोर्सेस आ गए हैं, उसे यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि रिसोर्सेस को कौन पहुंचाता है दुनिया तक? इंस्टीट्यूशन पहुंचाती है। अब इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है समझना। जैसे कि अगर मेरे अंकल जो थे वो कंप्यूटर पे काम करते थे। किस पे काम करते थे? कंप्यूटर। और उनके लिए हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी एक्सेल। ठीक है, वही अंकल जिसके बारे में बात कर रहा था ना, उनके लिए हाईएस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेल थी। पर उनके रहते रहते एआई आ गया। अब देखो एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई जो है रिजर्व रिसोर्स है उनके लिए। आ गई है टेक्नोलॉजी, यूज कर सकते हैं, सब कुछ है उनके पास, सर्वे भी हो चुका है उस टेक्नोलॉजी का। तुरंत अगर इंप्लीमेंट करेंगे उनके ऑफिस में, काम आसान हो जाएगा। लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे इंस्टीट्यूशन में किसी को आता नहीं यूज करना, इनफ ट्रेनिंग नहीं है। इस वजह से एआई उनके लिए एक रिजर्व रिसोर्स है। क्लियर है? रिजर्व रिसोर्सेस आर द रिसोर्सेस that has been surveyed. We have current technology that can utilize it, but still it is not being utilized, is called reserve resources. Any doubt? The first one was potential resources. ऐसे resources जिनमें potential है resource बनने का, लेकिन हम लोगों ने ना उसका सर्वे किया है, हमें पता है कि है वो हमारे पास, हमने ना सर्वे किया है ना उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई है। दूसरी है डेवलप रिसोर्सेस, जो यूज हो रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं, दिमाग में ये डालो, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सर्वे भी हो चुका है, परफेक्ट रिसोर्सेस। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेस, जिनका सर्वे हो चुका है लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। चौथा है रिजर्व रिसोर्सेज, जिनका सर्वे हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी है, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस इन आवर इंस्टीट्यूशन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट कर दें यहाँ पे? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया, ऐसा दिमाग में मैं मान लूं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कर लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कर लोगे, ओनरशिप के बेसिस पे कर लोगे। आते हैं हाँ, 2 मार्क में, 3 मार्क में, कभी कभी 2-2 पूछ लेते हैं। ठीक है, यस डाउट? क्या? स्टॉक और डेवलप्ड स्टॉक? अच्छा, अरे यार ये कॉमा लगाना भूल गया था, इसको ना कॉमा लगा दो। ये बुक वाले वीडियो खराब कर, हाँ बीच में कॉमा लगाओ आप डेवलप्ड के बाद। देखो उसने क्या बोला, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक फिर रिजर्व्स, है ना? और उसे डेवलप्ड और स्टॉक के बीच में कॉमा नहीं लगाया, आप लोग कॉमा लगा लो भाई, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ स्कूल में समझा भी दिया। डेवलप स्टॉक क्या होता है? कोई सेंस बनाता है इस बात का? किसी को भाई पता चले यूट्यूब पे डेवलप स्टॉक तो कमेंट करना। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। डेवलप्ड स्टॉक क्या होता है भाई? रिजर्व्स है ना हमारे पास ऑलरेडी, स्टॉक अलग से है हमारे पास। अच्छा डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व फिर तो सेम ही हुआ। क्या बताया मैम ने डेवलप्ड स्टॉक के बारे में? कौन सा स्कूल है ये? एबीबी? पूरा फुल फॉर्म जानना नहीं था मेरे को। अब मैं ला ला फुल फॉर्म मत बताओ एबीबी का, सोचने दो क्या खराब फुल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी कंप्लीटेड। आगे पूछते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखो भाई रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, टेक इट सीरियसली। रिसोर्सेज बहुत जरूरी है फॉर आवर सेल्व्स, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। ऐसा हम नेचर का ज्यादा केयर नहीं करते, लेकिन नेचर ही हमको रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए केयर करना पड़ेगा। हमारे सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज जरूरी है। रिसोर्सेज हमें फूड देती है, रिसोर्सेज हमें रॉ मटेरियल्स देती है, रिसोर्सेज हमें एनर्जी सोर्सेज देती है। इसके बिना आप दुनिया इमेजिन करो नहीं कर पाओगे। तो इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी कि हमें रिसोर्सेज को बचाने चाहिए। ये बोल रहे हैं देखो, दीज आर फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर
टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेचर ऐसा नहीं सोचती, नेचर अपना काम करती है, ठीक है। बट दीज आर फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर, ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, हम उसे बहुत बुरी तरीके से यूज करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते नेचर के साइकिल की। जैसे हमें पता चल गया है आज के टाइम पे कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है नियर फ्यूचर में वापस से बन जाता है, वापस से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पर हम लोग उसे उतना भी टाइम नहीं देते, नियर फ्यूचर का भी टाइम नहीं देते, और इस वजह से हम रिन्यूएबल रिसोर्स को बर्बाद करते जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना नेचर को इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। पुराने टाइम पे ऐसी एक बहुत दिक्कत होती थी। कितने स्मार्ट लोग थे शायद पुराने टाइम पे। आप लोगों ने कभी जूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है, शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में? शिफ्टिंग फार्मिंग इज अ स्मार्ट मेथड जहाँ पे आप टाइम दे रहे हो नेचर को वापस से अपने रिसोर्सेज ग्रो करने का, और वही एक तरीका है रिन्यूएबिलिटी का, वही एक तरीका है रिन्यूएबिलिटी का। उसमें क्या करते थे, एक जगह पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक जगह पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 2 से 3 साल ही करते थे वहां पे एग्रीकल्चर, दूसरे जगह चले जाते थे जंगलों में, हाँ, दूसरी जगह के जंगल काटते थे, वहां पे एग्रीकल्चर करते थे, 2 से 3 साल करते थे। फिर तीसरी जगह 2 से 3 साल करते थे सेम, फिर वापस यहाँ जब आते थे, तब तक इसको देखो आराम से 10 साल का टाइम मिल गया इस लैंड को, और 10 साल में इसने अपना फिर से फॉरेस्ट रिजर्व बना लिया, और सेम गोज विद देम देम देम, वहां का मस्त फॉरेस्ट रिजर्व बन गया है, वाइल्ड लाइफ अच्छे से क्रिएट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक पुराना मेथड था जूम कल्टीवेशन, जो अब इंडिया में बचा नहीं है। और ये कौन करते थे, अनपढ़ लोग, ट्राइबल्स बोलते हैं हम लोग उनको। अरे मतलब अनपढ़ मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशंस, ठीक है, कि इनको हम लोग अनपढ़ बोलते हैं और हम लोग पढ़े लिखे हैं जिन्हें ये सब पता है, स्टिल वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, और ये सबसे बड़ा इशू ये भी है कि रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारे पास, यूटिलाइज उसे कुछ लोग ही कर रहे हैं, यूटिलाइज उसे कुछ लोग ही कर रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पास टोटल 100 रिसोर्सेस हैं, ऐसा मानो 100% अगर मैं बोलूं, तो वर्ल्ड की 2% पॉपुलेशन के पास 40% रिसोर्सेस हैं। सिर्फ 2% पॉपुलेशन वर्ल्ड की, जो 2% रिचेस्ट है, वो 40% रिसोर्सेस यूज करती है। आप समझो इस बात को। यूएसए की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया से, वो हमसे ज्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज करती है हर एक चीज में, ठीक है। और अगर मैं बॉटम 50% के पास चला जाऊं ना, बॉटम 50%, वो लास्ट की जो 50% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसके पास भाई यूज करने के लिए 10-20% बचता है बस। सो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट वी नीड टू सॉल्व। उसके बिना प्रॉब्लम ही होता जाएगा, प्रॉब्लम होता जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स सोसाइटी को क्या कर देगा, डिस्पैरिटी क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। कुछ लोग के पास ज्यादा रिसोर्स होंगे, कुछ लोग के पास होंगे ही नहीं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेचर ने तो बोल दिया भाई तुम सब बच्चे हो हमारे, मेरे पास फ्रूट है, मेरे पास मिनरल्स है, मेरे पास पेट्रोल है, नेचर ये बोल रहा है, ठीक है। और नेचर ऐसे खड़ा ही है सब कुछ लेके, समझ में आ रहा है। हम सब में से सिर्फ 2 लोग ही ये सब कुछ लेके चले जाए, तो बाकी के लोग तो भाई गरीब रहेंगे, और नेचर ये सब देख के रो रहा होगा। अगर पोवर्टी का आप कंसेप्ट देखो, तो वो इसी से आता है, नेचुरल रिसोर्स के कंसेप्ट से आता है। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है वो रिच है, पर ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है आपको, मुझे जितना जरूरत है उतना ही मुझे मिलना चाहिए, और इस वजह से पोवर्टी की प्रॉब्लम आती है। यानी लोगों को बेसिक चीज नहीं मिल पाती, लोगों को खाना नहीं मिल पाता, फूड जो सबसे बेसिक है वो नहीं मिल पाता, क्लोथ्स जो सबसे बेसिक है वो नहीं मिल पाता, शेल्टर जो सबसे बेसिक है वो नहीं मिल पाता। बात समझ में आ रहा है। और नेचर का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, नेचर को सब खत्म किए जा रहे हैं हम लोग, उससे सामान लिए जा रहे हैं, पर सबको मिल नहीं रहा है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। इसी वजह से कंसेप्ट ऑफ रिच एंड पुअर आया, कंसेप्ट ऑफ रिच एंड पुअर इसीलिए आया। कम से कम यार रिच का कंसेप्ट रखो, पुअर तो खत्म हो जाना चाहिए ना भाई आज के टाइम पे। पुअर तो हटा सकते हैं हम लोग, रिच और मिडिल क्लास रखो,
पुअर सबसे लोवेस्ट लेवल को कंसिडर किया जाता है। पुअर ये नहीं है कि इनके पास एक कार है और मेरे पास खाली बाइक है, हम मैं पुअर नहीं हूँ इस लाइक डेफिनेशन में। पुअर ये है कि इनके पास कार है, इन्हीं के पास खाना है, इन्हीं के पास सब कुछ है, मेरे पास भाई बाइक छोड़ो, मेरे पास खाना नहीं है आज के। हाँ, बेसिक नीड्स ही नहीं है, तो मैं पुअर हूँ। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि 2% के पास 40% रिसोर्सेस है और बाकी 50% के पास 10-20% है। यानी अगर बॉटम 10% लेके जाऊं मैं, तो बेचारे हो सकता है खाना ही नहीं खा पाते होंगे। उनके दिमाग में टेंशन रहता होगा कि यार आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर ये लोग क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल्स, ये सब बोलते हैं हम लोग। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग अपने अपनी वजह से गरीब हो। गरीब अपनी मेंटेलिटी से गरीब होता है, सुना है ये सब? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अपनी मेंटेलिटी से कैसे गरीब होता है? तुमने खाना नहीं खाया है, पढ़ाई कर लोगे? अरे अपने बच्चे को ये लोग स्कूल ही नहीं भेजते पढ़ने के लिए। सरकार ने स्कूल बना के रखा है, जाए उनके बच्चे पढ़े, अच्छी जॉब करें, अपने घर की कंडीशन ठीक करें। हाँ भाई, सही बोल रहे हो आप। पर फर्स्ट प्लेस में जब वो सुबह नींद से उठा तो उसको भूख लगी थी, कल रात को जब सो रहा था तब भी खाना नहीं था उसके पास, खाना नहीं खा पा रहा है, उसके पास कपड़े नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? गरीब लोग अपने मेंटालिटी से गरीब होते हैं, पुअर पीपल। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिक इम्बैलेंस। आज पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है। पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है, अगर आप लोग एक बार घूम के देखोगे, हमारी ही एक कंट्री है, एक इंडिया ले लो आप, और पूरी अफ्रीका की कंट्री है, हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात नहीं करते। हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात नहीं करते क्योंकि भाई हमारे पेट में खाना नहीं है। हम क्लाइमेट के बारे में कौन बात करेगा? जो एसी के रूम में है, जिसके पास सब कुछ है, उसको दिख रहा है, वो अपना लैपटॉप खोलेगा और बोलेगा ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं, इतना ज्यादा आइसबर्ग मेल्ट हो रहा है, ग्लोबल हीट जो है 10% बढ़ गया इस साल, वो ये सब पढ़ रहा है। ठीक है। इसी वजह से आप यूएस में क्लाइमेट प्रोटेस्ट देख लोगे, आप जर्मनी में आप क्लाइमेट प्रोटेस्ट देख लोगे, इंडिया में क्लाइमेट प्रोटेस्ट नहीं दिखता है क्योंकि ये पुअर बेचारे क्लाइमेट प्रोटेस्ट की बात करेंगे, उन्हें आइडिया ही नहीं है इसका। वो लोग उसी सोशल कंडीशन में फंस के रह गए। तो रिसोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है भाई नेचर में, हर एक तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। कल अभी आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना इम्बैलेंस है। कल को अभी बहुत अच्छा सनी वेदर है, आप बाहर निकलो, शाम हो थोड़ा और तूफान आने लगे, कोई आइडिया नहीं है। और ठंडी के मौसम में गर्मी होने लगी है। ऐसा बोल रहे हैं अब सिर्फ 2 ही सीजन रह गया है, गर्मी और बारिश। सिर्फ 2 सीजन रह गया, गर्मी और बारिश। ठंड के मौसम में भी वही गर्मी लगती है, पुराने मोटे मोटे जैकेट सब नहीं पहन रहे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से डेथ्स हो रहे हैं। सिंपल बात ये है कि ये सिर्फ टर्म्स, इसको ऐसे मत पढ़ो। ग्लोबल वार्मिंग से डेथ्स होते हैं। इस साल इंडिया में 5,000 डेथ हुए हैं इस साल की समर में, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं। और डेथ्स किसके होंगे? ये बॉटम 10% के डेथ होंगे। मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो, ये बॉटम 10% के ही डेथ होंगे। वही लोग गर्मी में बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए, उन्हीं लोगों के पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है कि बच पाए, उन लोगों के डेथ हो रहे हैं। पर यूज कौन कर रहा है रिसोर्सेस? भाई टॉप के 2%, टॉप के 10%। वो लोग दे आर हेल्दी एंड फाइन, इनफैक्ट दे आर लीडिंग अ प्रोटेस्ट इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, उनकी कंडीशन ऐसी है। तो आप ये समझिए बात को। ये क्या आ गया? ठीक है। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल, समझना इक्विटेबल की क्या बात है, इक्विटेबल क्या कहते हैं अगर आपको पता हो। ये पूरा दुनिया है, पूरे दुनिया में अगर 10 कंट्री है, पूरी दुनिया में 10 कंट्री और टोटल हमारे पास 10 रिसोर्सेस हैं, तो सबको एक एक दे दो, ये इक्विटेबल नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेस बंटने चाहिए, जिसको जितनी नीड है वहां पे उतने रिसोर्सेस भेज दो। इक्विटेबल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी के बेसिस पे।
इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जर्मनी की पॉपुलेशन कम है, उनके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। इस हिसाब से सबके पास भाई रिसोर्सेज बराबर में डिवाइड कर दो, ये किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये किया जा सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये मत सोचना आप कि यूएस एक कंट्री है, इसके पास सारा रिसोर्स होता है। सारा रिसोर्स तो किसी के पास नहीं होता। नेचर ने इसीलिए हमें डिजाइन ही किया था कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ये पूरी दुनिया है, अगर आप अपने हिसाब से इसको अगर पूरी दुनिया मान लो तो भाई इसके पास पेट्रोल है, इसके पास फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे ज्यादा आयरन होता है, ठीक है, सबके पास कुछ, इसके पास वाटर रिसोर्सेस इनफ है, सबके पास कुछ ना कुछ है जो सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो बेसिकली नेचर क्या चाहता था कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके रहें ठीक से। लेकिन इसमें किसी ने बोला नहीं भाई, हमको होना है सबसे ज्यादा पावरफुल, तो हम लोग पूरी दुनिया का रिसोर्स छीन लेंगे। इसकी वजह से इन लोगों ने, यूरोप वालों ने दुनिया पे क्या किया, कंट्रोल बनाना शुरू किया। लोगों ने कॉलोनीज बनाई, बोले यार इंडिया के पास हमसे ज्यादा रिसोर्स है, चलो छीन लेते हैं, और कंट्रोल करने लगे हमारे रिसोर्सेस को, अफ्रीका के रिसोर्सेस को कंट्रोल करने लगे। इस वजह से ज्यादातर रिसोर्स सिर्फ 2-3 कंट्री में पहुंच गया। आज ही सारी कंट्री डिसाइड कर ले अगर हम यूएस के साथ रिसोर्स शेयर नहीं करेंगे जब तक पूरे वर्ल्ड में इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे से क्या होता है भाई, पैसे का वैल्यू क्या है, रिसोर्स का वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलता हूं द इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज 21 ट्रिलियन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द रिसोर्स इज 21 ट्रिलियन। समझ में आ रहा है, ये बात है। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर इक्विटेबल हो जाता तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, शायद सारी कंट्रीज में से पॉवर्टी को हम लोग सॉल्व कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम पे। फॉर यूजिंग रिसोर्स जुडिशियसली वी नीड टू यूज अ न्यू मेथड ऑफ डेवलपमेंट, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, विच इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमको सस्टेनेबल फॉर्म में डेवलपमेंट करना है। बस एक मिनट, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वी नीड टू डेवलप, we need to economically, socially, politically develop, but without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of future generation। ये आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत बार सुना, ठीक है। यस एंजल, अच्छा दैट्स योर डाउट। अच्छा, आपको ऐसे पुअर के बारे में बता रहा हूँ ज्यादा, तो ऐसा रोना तो नहीं आ रहा है कि अरे यार बेचारे सर इमोशनल कर दिए, पानी पीना पड़ेगा? ऐसा पुअर लोगों के लिए, इतना गरीबों के लिए इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेचारे गरीब है, अपनी वजह से है ना, ऐसा मानती हो आप? जाओ पानी पी के आओ। रिसोर्सेस की बात करो फिर पानी पीने नहीं दे जाने दो अगर, तो खराब बात है, ठीक है। समझ आ रहा है अभी बाई फार? किसी को नींद आ रही है? आपको नींद आ रही है, आप सो सकते हो। और किसी को नींद आ रही है? अच्छा, चलो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया वालों को पता नहीं चला कि हमें मीटिंग करनी चाहिए, थोड़ा लेट पता चला। फाइनली इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ मीटिंग रिसोर्सेस के बारे में, कि आज के टाइम पे जितना ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, हम एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक मीटिंग रखी जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। 1992 में रखा, रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे है, ब्राजील में, है ना। ये जगह कहाँ पे, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, रियो भी बुला सकते हो इसको आप। जून 1992 में 100 कंट्री के ज्यादा 100 कंट्रीज से ज्यादा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए वहां पे, और इन लोगों ने मीटिंग करा जिसको अर्थ, इंटरनेशनल अर्थ समिट बोलते हैं। फर्स्ट टाइम ये हुआ, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने बोला कि यार अभी थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा, इट इज हाई टाइम, वी शुड टॉक अबाउट रिसोर्सेस, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 1992 में एक अर्थ समिट, इंटरनेशनल अर्थ समिट किया गया था, अर्जेंट प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट की बात करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। ये पहली बार ही ऐसी मीटिंग थी जहां पे पूरे वर्ल्ड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होनी थी कि हम लोग कैसे आगे चल के रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को रोकेंगे कैसे, एनवायरमेंट डैमेज को कैसे रोकेंगे भाई। सारी प्रॉब्लम को पहली बार एड्रेस करने के लिए दुनिया की 120 कंट्री के अराउंड मिले थे, डेलीगेट्स मिले, मीटिंग करी उन लोगों ने रियो में। हुआ क्या वहां पे, वो लोग सारे लीडर्स असेंबल हुए वहां पे, गले वले लगे, फोटो खिंचाया उन लोगों ने और उस बारे में बात करा। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, और एक जगह साइन किया, डिक्लेरेशन साइन करा, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कि अब हमें सब ठीक करना पड़ेगा भाई, अब हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए उस टाइम पे, कुछ लॉज आए। जैसे एक प्रिंसिपल, मैं ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, हर एक कंट्री को कंपलसरी है कि उनके यहाँ पे 33% फॉरेस्ट रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल है। और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे ताकि पूरी दुनिया में फॉरेस्ट रिजर्व्स रहे, फॉरेस्ट कटने नहीं चाहिए। इस वजह से इंडिया में कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे फैक्ट्री बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है, ऑल्दो वो लोग कुछ और बहाना बना के बनाने लग गए। इंडिया के पास इस समय 23% है फॉरेस्ट रिजर्व, रिक्वायर्ड कितना है 33%, हमारे पास 23% है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और साइन हुई, एजेंडा 21। अच्छा, ये अगर आप ध्यान दो 1992 में हो रहा था, एंड ऑफ 20th सेंचुरी चल रहा था, तो इन लोगों ने बोला अब जो सेंचुरी आ रही है वो कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी के लिए हमें कुछ तैयारी, कुछ एजेंडाज बना के रखने पड़ेंगे, कुछ रूल बुक बनानी पड़ेगी, उसको उन लोगों ने नाम दिया एजेंडा 21। क्या नाम दिया, एजेंडा 21, कि हम लोग 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करेंगे, और उसका एजेंडा बनाया। एजेंडा 21 में क्या क्या लिखा हुआ था, एजेंडा 21 अगेन सेम चीजें बताएगा। एजेंडा 21 बना था 1992 में, जब सारे लीडर्स रियो डी जेनेरियो में मिले थे, वहां मीटिंग हुई थी, वहां पे एजेंडा 21 साइन हुआ था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये मीटिंग करवाई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको यूएनसीईडी बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म लिखने का, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तब एजेंडा 21 बना था, ये आपको मैंने प्रीवियस पेज में बनाया। एजेंडा 21 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी थी जो आज के एसडीजीज में इन्वॉल्व है। एसडीजी पता है आप लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसमें एजेंडा 21 की बहुत सारी चीजें हैं। एजेंडा 21 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोगों को इक्विटेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काम करना है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना है, हमें ग्लोबल पॉवर्टी को कम करना है, हमें क्या बोलते हैं, ग्लोबल एजुकेशन को बढ़ाना है। ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर नरिश्ड है, उनको भाई नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ये कुछ है। और ऐसे बहुत सारे एजेंडाज हैं जो 21st सेंचुरी में फॉलो होना था। आपको लग रहा है फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो अच्छी बात है, पर मैं जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम थी पूरे वर्ल्ड में, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पता है आप लोगों को, हम लोग देखेंगे यार कि थोड़ा थोड़ा कैसे ग्राउंड पे काम हुआ। हाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन की स्टोरी बताते हैं। 20th सेंचुरी के एंड में ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑब्जर्व किया गया, जिसकी वजह से बहुत डेंजरस प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर तक हो सकता है, ठीक है, स्किन कैंसर के केसेस बहुत बढ़ने लगे। अभी जब स्टडी किया गया तो इन्होंने बोला दो टाइप की गैसेस है, CFC और HFC, जो सीधा तुरंत ऊपर भाग जाती हैं, ये रिलीज होते ही ऊपर भाग जाती है, इतनी लाइट गैस होती है। इसमें तो हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, सीधा ऊपर ही चली जाती है और ओजोन लेयर पे डिप्लीशन कर देती है, जो कि ओजोन लेयर यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। CFC देखा गया कहाँ कहाँ यूज होता है, मेजरली जो अप्लायंसेस यूज हो रहे थे वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम थे, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स थे, यानी
पूरे रेफ्रिजरेटर्स जहां जहां यूज होते हैं, बहुत बड़े लेवल के रेफ्रिजरेटर्स यूज होते हैं और नॉर्मल छोटे वाले भी यूज होते हैं, हर जगह से सीएफसी निकल रहा था और एसी से सीएफसी निकल रहा था। मेजर ये थे इक्विटेबल, ठीक है। और जो एग्जॉस्ट यूज करते हैं बड़ी कंपनी वहां से, ठीक है। भाई इसको सॉल्व कैसे करें? कंपलसरी कर दिया बहुत सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट ने कि आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको और एनवायरमेंट फ्रेंडली गैसेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहले जो एसी में गैस आती थी वो एक अलग टाइप की गैस थी। अब लास्ट 20 साल 30 साल से जो गैसेस यूज हो रही है, 20 साल भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 15 साल से जो गैसेस यूज हो रही है उसका नाम है R32। पता है आप लोगों को? R32 गैस यूज होती है। R32 गैस जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है थोड़ी सी, CFC HFC की कंपेरिजन में बहुत बेटर है। और ये नहीं करती है ये क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं करती है, ये थोड़ी सी बेटर गैस है। ऐसा ही इन लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स में भी चेंज किया। इसका चेंज क्या है पता है? अभी 2 साल से ओजोन लेयर डिप्लीशन खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट अपने वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में। शायद हम लोग सक्सेसफुल हो जाए अगले 5 साल में, ओजोन लेयर डिप्लीशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ऐसे एजेंडा 21 के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। लेकिन हाँ चलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ मैं बता रहा था आप लोगों को, एजेंडा 21 में एक और एजेंडा है, लास्ट एजेंडा। वो क्या बोलता है? हर कंट्री को अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से खुद का एजेंडा 21 बनाना चाहिए, जो कि सही बात है। हम लोगों को ज्यादा दूर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को देखना है अपना इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, बिहार के पास बहुत कम रिसोर्सेस है और हरियाणा के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। पढ़ा हम लोगों ने। हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। यहाँ पे हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें अगर, तो बिहार की पॉवर्टी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बिहार की पॉवर्टी को, झारखंड की पॉवर्टी को, छत्तीसगढ़ के पॉवर्टी को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों को अपने कंट्री के अंदर देखना है, जितना लोकल लेवल पे देखेंगे उतना अच्छा है, इजी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? चलो आगे, सॉरी। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? सब लोग क्या, आप लोग 3:30 पे इतना उदास क्यों हो जाते हो? दोपहर में और दोपहर में? यशवी और यशवी एक होता है? तो भाई आज से यशवी बुलाओ इन्हें। हर्ष क्या? सर तो बोलोगे ना? अब ऐसे बुलाओगे? ओए हर्ष इधर आ, ऐसे बुलाओगे? हाँ? ओ भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? रोज क्या हो जाता है? कुछ चाइल्ड लेबर का केस है क्या? चाइल्ड लेबर पे हंस क्यों रहे हो आप लोग? हाँ, चाइल्ड लेबर पे हंसी आती है तुम लोगों को? अभी हम लोग पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ अरे, वीडियो वीडियो तो सेकेंडरी है। हाँ, क्या हुआ? नींद क्यों आ रही? आज आपको क्यों नींद आ रही भाई? मेरे को देख के ही नींद आ जाती है। अच्छा अच्छा है भाई, अगर आगे चल के लाइफ में नींद ना आए कभी, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गए अगर कि कोई दवा काम नहीं कर रहा है, ऐप पे मैसेज आएगा हेल्प, हाँ, लाइक क्या डाउट है? Ahad is not able to sleep. Okay, I am sending my photo. Just show him. हाँ, वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। थोड़े और बड़े हो जाओ आप लोग उन सारी चीजों के लिए, तब देखना। ना ना, इतना डार्क नहीं है जैसा, मैं ये सब के अगेंस्ट हूँ। Dark comedy is not my type of thing. Just my uncle died that day. That was just one problem. But I do love him. I do love him because he's not anymore. He existed यार, मतलब
हम सब अंकल ही तो बोलते हैं, कोई भी रोड पे जाता रहता है तो। यज्ञवीर सब सही है भाई, आपको नींद नहीं आ रही ना? यज्ञवीर जब तक जाग रहा है, और यज्ञवीर के बाजू में कैसे तेरे को नींद आ रही है? और जल्दी भी बोलूंगा। चलो, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करनी है क्योंकि दुनिया भर में जो रिसोर्सेस हैं वो अनइक्वली अनइक्वली डिवाइडेड है, अनइवन है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है? बहुत इजी है रिसोर्स प्लानिंग करना। रिसोर्स प्लानिंग में क्या आते हैं? 3 स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपकी कंट्री में आप सर्वे कर लो। सर्वे, अगर आपने सर्वे कर लिया कि आपके पास कितना रिसोर्सेस है, तो यू विल नो द रिजर्व्स ऑफ द रिसोर्सेस। अच्छा, आपको पता चल गया आपके पास कितना रिसोर्स है, तो आपको एक और चीज का सर्वे करना है कि आपकी नीड्स कितनी है। इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी इजी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 10 रोटी, तो आप जाके सर्वे करो अपने घर में। आप अपने घर में सर्वे करो। चिल्ला रहा हूं ना मैं। अब आप अपने घर पे सर्वे करो कि 10 रोटी है। सर्वे करो, आपके घर में 2 लोग हैं और वो लोग खाते हैं 2-2 रोटी। सर्वे किया आपने तो 10 रोटी निकली। कितने दिन सर्वे किया? टोटल हमारे पास रोटी कितनी है? 10। आपकी नीड कितनी है? 4। तो कितने दिन जिंदा रह सकते हो? 2.5 डेज जिंदा रह सकते हो। यही करना है नेशनल लेवल पे, ठीक है? देखो, ओए चुप, एकदम शांत, डरो थोड़ा सा। चलो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। फर्स्ट थिंग, इसमें सर्वे करना है, मैपिंग करना, कौन कौन सी जगह पे है, क्वालिटी चेक करना है, क्वांटिटी चेक करना है। क्वालिटी भी चेक करना है, जैसे कि कहीं पे बेटर काइंड ऑफ आयरन मिलता है, कहीं पे पुअर काइंड ऑफ आयरन मिलता है, दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होगा। क्वालिटी भी चेक करना है, क्वांटिटी भी चेक करना है, कहाँ है ये चेक करना है, सर्वे करना है, हमारी नीड्स कितनी है भाई, ये सब कुछ देखना है रिसोर्सेज का। इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमें देखना है हमारे पास टेक्नोलॉजी है उतनी, नहीं है तो डेवलप करना है टेक्नोलॉजी। हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए रेडी रखने हैं। स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं ताकि वो रिसोर्स के जो डेवलपमेंट प्लान है वो पहुंच जाए, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाए। अगर अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम रिसोर्सेस को ज्यादा यूज कर देते हैं, वेस्टेज हो जाता है रिसोर्स का, ठीक है? विच इज वेरी बिग प्रॉब्लम। कि एक अगर किसी के पास लग्जरी कार है तो वो भाई रिसोर्स को 10% से ज्यादा यूज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी लग्जरी कार में हम लोग लगाएंगे इतना ज्यादा टैक्स कि ज्यादा लोग उसे अफोर्ड ना कर पाए, ताकि मार्केट में लग्जरी कार ही कम आए। और क्योंकि एक लग्जरी कार जो ट्रैफिक में खड़ी हो, बाकी 10 लोगों की कार का फ्यूल खुद यूज करती है। इतना समझो आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, लग्जरी कार का कितना रेट हो रहा है भाई, कॉस्ट मिला कितना हो रहा है? 40 लाख। इस पर टैक्स लगाओ तो 70% टैक्स लगाओ। अब कितना हो रहा है? 1.5 करोड़। कौन है खरीदेगा? हाँ, कम लोग है ना खरीदने के। 40 लाख में ज्यादा खरीद लेते, 40 लाख में ज्यादा बिकती वो कार। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लग्जरी चीजों पे हम लोग ज्यादा टैक्स लगा देंगे, एसेंशियल चीजों पे टैक्स नहीं लगाएंगे। एजुकेशन पे लगाएंगे 2% टैक्स, 5% टैक्स, फूड पे कम टैक्स लगाएंगे, एग्रीकल्चर पे 0% टैक्स। ये तरीका होता है, ठीक है? अच्छा, आगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। तो अब क्या होता है, ये हम लोगों ने सोच के रखा है कि हम लोग भाई ब्रिजेस बनाएंगे,
ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है। मैं एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान आपको बताता हूँ। हम लोग ब्रिजेस बनाएंगे पूरी कंट्री में इस साल 20, ठीक है। हम कॉलेजेस खोल रहे हैं पूरे कंट्री में इस साल 40, ठीक है। हम रिफाइनरीज खोल रहे हैं, पूरी कंट्री में 10 और, ठीक है। और 2 जगह पे डैम बना रहे हैं, 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे रेडी है, उस पर भी काम करना है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा है कि हाईवे अभी 2 जगह से और निकल सकता है, ये भी हम लोगों को बनाना है। हम लोगों ने बोला कि भाई स्टील डेवलपमेंट प्लांट बनाना है, ठीक है, 3 कंट्री में। ये मेरा ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान है, नेशनल डेवलपमेंटल प्लान है, ठीक है। यानी ये एक देश की रिक्वायरमेंट है, इस साल की नीड्स है। तो बहुत सारी चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ फेयरली। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सर्वे किया था कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, क्वालिटी भी चेक किया था हम लोगों ने, क्वांटिटी भी चेक किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने मैपिंग भी कर दी थी। सही बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी थी, ये हमारे पास और टेक्नोलॉजी भी हम लोगों ने देख लिया था, और हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर दिया था। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास है, अब इसको प्रॉपरली यहां तक पहुंचा देना, इतना ही काम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको यहां प्रॉपरली पहुंचा देंगे अगर, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये एक बेटर वे है चीजों को सही करने का। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? यही रिसोर्स प्लानिंग में यही 3 स्टेप है। सबसे पहली बार हमें देखना है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे सेटअप करें। नहीं, सबसे पहले हमें पूरे कंट्री का आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, टोटल हमारे पास कितना स्टॉक है रिसोर्सेस का, हर एक चीज का सर्वे करना, मैप करना, ठीक है। ये मैपिंग वैपिंग करना इसलिए जरूरी है। अब स्टील चाहिए, नेशनल लेवल पे आप बैठे हुए हो, देखो ए भाई स्टील उठाओ यहाँ से, झारखंड से, ठीक है। वाटर की कमी आ रही है इंदौर में, चलो चलो ये वाटर कहाँ पे ज्यादा है, ये वेस्टर्न यूपी में ज्यादा पानी है, इनसे उठाओ और इनको सप्लाई करो। हम लोग पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेस्टर्न यूपी में ज्यादा पानी है, बनाओ भाई हमारे ट्रेन के टैंकर्स में पानी को स्टोर करो, ये अर्बन प्रॉब्लम जो इंदौर में है उसे सॉल्व करो। देख रहे हो ना आप लोग अभी इंदौर में क्या हो रहा है, लाइन में लगे हुए लोग, पानी नहीं है उनके पास, पीने को पानी नहीं। एक सिटी है इंदौर, अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो इंदौर है वेल कनेक्टेड जगह है, हर एक जगह उसे, वहां पे हम लोग टैंकर्स भेज सकते हैं, ट्रक के थ्रू, रोड के थ्रू भेज सकते हैं, हम लोग ट्रेन के थ्रू भेज सकते हैं, और अगले कम से कम 1 साल की वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं शायद, ये जो है हमारी, इससे हम कंप्लीटली मीट नहीं करा पा रहे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है दोस्तों। ये जितना इजी आप लोगों को लग रहा है उतना इजी है नहीं, ये सब कुछ हमारे पास है। इसको यहाँ तक ले जाने में जो बीच में करप्ट लोग आते हैं ना, ये जो करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, करप्ट नेता आते हैं, ये करप्ट ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो लोग ये ओवरऑल डेवलपमेंट को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ये ब्रिज बनेगी 20 में से 10, और वो जो 10 ब्रिज भी बनेगी उसमें से भी साल में 4 टूटेगी, ठीक है। ये कॉलेजेस बनाए जाएंगे 40, लेकिन उनके पेपर लीक्स होंगे, या फिर उनके अंदर बहुत इंटरनल करप्शन होंगे, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं जाएगी। बनाएंगे ये लोग रिफाइनरी 10, पर अलोकेट उसको करेंगे जो ऑलरेडी रिच है, जो इनका दोस्त है। डैम भी बनाएंगे 2, लेकिन वहां पे सोसाइटी जो क्या बोलते हैं, ट्राइबल सोसाइटी रह रहे हैं, उनका कोई रीएलोकेशन का काम नहीं करेंगे, ठीक है। हाईवेज भी बनाए जाएंगे, स्टील प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे, सब चलता रहेगा, पर जो रियल में काम है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीच में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, और इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं वो टॉप के 5% 10% लोग। और प्रॉब्लम ही हमेशा से यही चली आ रही है कि जो किंग है वो थोड़ी ना कभी भी चाहेगा कि इक्विटी आ जाए भाई दुनिया में। जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि 2% लोग जो हैं वो वर्ल्ड के 40%
रिसोर्सेस कैप्चर करते हैं, वो लोग खुद नहीं चाहते ये कि किसी और को और रिसोर्सेस मिले, और वही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो रिच विल नेवर वांट कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर ले किसी और के साथ, और इसी वजह से ऐसे प्रोपोगेंडाज आते हैं कि जो गरीब है वो अपनी आदत की वजह से गरीब है। ठीक है, दैट वाज टुडेज सेशन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कुछ भी इशू आया क्या? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? मोस्टली 2 क्लास और लगेगा, हम लोग 21 तक पहुंच चुके हैं, 52 तक है, तो आई थिंक 2 more classes and we'll complete it. समझ आया क्या? हाँ, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।